स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो आप सभी को होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश दैट यू हैव अ सेफ साउंड एंड अ वंडरफुल होली दिस ईयर। चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपके साथ प्रीलिम्स थ्रू MCQ का डिस्कशन कर रहा हूं। यहां पे हमारा मैंडेट है कि करंट अफेयर्स जो भी 2022 से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ला रहा हूं, जिसके थ्रू हम लोग प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले यानी कि आज के डिस्कशन में एंटर होने से पहले एक छोटा सा संदेश है आप सभी के लिए, क्योंकि पहले 2 सेशन के बाद मुझे कुछ मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर जो भी आपके सवाल थे उन सवालों में काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मेरा आप सभी से संदेश यही है कि इसके प्रति आपको टेंशन नहीं लेना। जब भी मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट जब आप दोगे, मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। इसीलिए आपको लर्निंग करनी, यानी कि चीजों को सीखना है। और इसी के साथ मैंने चर्चा की भी शुरुआत की थी। मैंने आपसे ये कहा था कि स्वेट मोर ड्यूरिंग प्रैक्टिस सो यू विल ब्लीड वेरी लेस इन द बैटल। इसका मतलब है गलती करना भी है ना तो मॉक में करो ना, जाके प्रीलिम्स में थोड़ी ही गलती करनी। अब यहां पे गलतियों से सीखना है। रिमेंबर कि गलतियों से सीखना है, अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। ऑफ कोर्स सबसे आइडियल सिनेरियो तो होगा कि प्रीलिम्स में गलती मत करो, लेकिन मैं कहूंगा कम से कम मिनिमम मिस्टेक्स आप करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी थ्रू द प्रीलिम्स फॉर श्योर। ठीक है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिसइल्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहां पे उद्देश्य यही है कि आप चीजों को समझें और अगर मिस्टेक कर भी ले तो लर्न फ्रॉम इट क्विकली। ठीक है, राइट। चलिए आज के डिस्कशन पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 11 आज हमारा मैंडेट फिर से है टू डिस्कस अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड सर्टेन डिसीजेस व्हिच हैव बीन इन न्यूज। पहला जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। काफी प्रिवेलेंट है। आप जानते हैं कि टीबी के केसेस बहुत सारे आते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए कुछ सवाल है और यहां पे थीम मेनली है रिकरेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्यूबरक्लोसिस, और आपको ढूंढ निकालना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट टारगेट्स द लंग्स। दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस इज अ कंटेजियस डिसीज that transfers from person to person or by droplets in the air। तीसरा है tuberculosis relapse और tuberculosis reinfection can occur even after treating for it। चौथा सवाल है people who are HIV positive have more chances of getting TB again than non-HIV people। तो 4 स्टेटमेंट्स है, तो थोड़ा सा समय लीजिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा, बताइए कि मुझे आपने कैसे किया। ठीक है, हाउ डिड यू फेयर। चलिए पहले स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शियस तो है बिल्कुल। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हाँ बिल्कुल है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। और टारगेट्स द लंग्स, ये भी आपको पता है, बिल्कुल लंग्स को टारगेट करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, मतलब पहला तो सही है। तो अगर पहला सही है तो पहला जिसमें नहीं है वो ऑप्शन हम लोग हटा देंगे, तो ये तो नहीं है। ठीक है, पहला सही है, मुझे पता है। दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस कंटेजियस डिसीज, एब्सोल्युटली कंटेजियस है। ट्रांसफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये भी सही है। और बाय ड्रॉपलेट्स इन एयर, ये भी सही है। तो 2 भी होना चाहिए, तो आपका ये भी ऑप्शन हट जाएगा जिसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो या तो 1 2 3 है या तो 1 2 3 4 है, ये हमारा आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट है ट्यूबरक्लोसिस रिलैप्स री इन्फेक्शन कैन अकर इवन आफ्टर ट्रीटिंग इट। तो यहां पे थोड़ा सा डाउट आपको जरूर हो सकता है, बट ऑप्शन देखिए मुझे पता चल रहा है कि ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसी के बारे में हमारे डिस्कशन भी है करंट अफेयर्स पे, यही बात है कि री इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार आपको ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीट भी कर दें तो हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। तो इधर दिस और दिस अभी तक नहीं पहुंचा मैं। चौथा है पीपल हु आर HIV पॉजिटिव हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग TB अगेन, यानी कि TB री इन्फेक्शन होना पॉसिबिलिटी ज्यादा है HIV पॉजिटिव केसेस में। अब कॉमन सेंस भी बता रहा है, बिल्कुल सही है यार, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये, है ना, 1 2 3 एंड 4। तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, आई वुड से दिस वाज रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, राइट। चलिए इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा रिफाइन करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीज है, कंटेजियस डिसीज है, काफी डेंजरस डिसीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मैंने आपको नाम बताया,
लंग्स पे इफेक्ट करता है, पर्सन टू पर्सन जा सकता है, अगर आप छींक दे या फिर एयर ड्रॉपलेट से भी जा सकता है, छींक से, थूक से, एटसेट्रा, इससे भी आपको स्प्रेड हो सकता है, आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो पूरे विश्व की क्वार्टर पॉपुलेशन यानी कि 25% पॉपुलेशन है, उन्हें टीबी इन्फेक्शन होता है, लेकिन बहुत सभी लोगों को सीवियर नहीं होता है। जिन किसी का भी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है, उनके अंदर काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली टीबी की बीमारी फैलती है। और एचआईवी पॉजिटिव केसेस में ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं तो उन्हें टीबी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए, क्योंकि एचआईवी का नाम ही यही है ना, राइट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स क्या है, राइट, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय दैट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस, राइट। तो यही तो है, इम्यूनिटी कम होगी तो बीमारी होगी, ध्यान रखना है। सिंपल सवाल था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंसाकॉग। ये इनफैक्ट मैं कहूंगा 2020 से ही चर्चा का विषय है, 2022 में भी इसके ऊपर खबरें आई क्योंकि नई नई लैबोरेटरीज इसमें ऐड हुई, ठीक है। इंसाकॉग, तो इंसाकॉग के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इंसाकॉग, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंसाकॉग इंडियन कोविड-19 जीनोमिक कंसोर्टियम इज अ कंसोर्टियम ऑफ 5 लैबोरेटरीज टू मॉनिटर डिफरेंट जीनोमिक वेरिएशंस ऑफ कोविड-19, ठीक है। आप जानते हैं कि कोविड-19 वायरस जो है कंटिन्यूसली म्यूटेट होता रहता है, इसलिए आपने सुना होगा कोविड-19 का अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट्स आ गए, XBB, XRB, क्या क्या तो नाम थे अलग अलग, है ना। तो नए नए वेरिएंट क्यों, क्योंकि जेनेटिकली कंटिन्यूसली म्यूटेट हो रहा है। तो इन सभी की जीनोम को स्टडी करने के लिए, इस वायरस की जीन को स्टडी करने के लिए, ताकि इफेक्टिवली उससे हम लोग लड़े, उसको काउंटर करें, इसलिए इंसाकॉग बनाया गया, ठीक है। अब यहां पे स्टेटमेंट दिया गया, इंसाकॉग इज अ कंसोर्टियम ऑफ 5 लैबोरेटरीज। दूसरा है इट इज जॉइंटली इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो 4 तो यहीं पे इंस्टीट्यूशन हो गए। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी तक आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको डिसाइफर जरूर कर लिया हो, क्योंकि इसको भी मैंने करंट अफेयर्स में, अगर आपने इंसाकॉग के बारे में पढ़ा है तो इट वुड बी वेरी इजी क्वेश्चन, कौन से करेक्ट है। ठीक है, ये 5 जो है 5 गलत हुआ, क्योंकि जब शुरुआत ही इसकी हुई थी कम से कम 20 लैबोरेटरीज इसमें शुरुआती दौर में ही थे, यानी कि इनिशियल पीरियड में ही 20 लैबोरेटरीज हैड जॉइंट। ठीक है, आज तो काफी ज्यादा लैबोरेटरीज है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये स्टेटमेंट सही है, इंसाकॉग इज जॉइंटली इनिशिएटेड बाय दीज बॉडीज। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, केवल 2 ओनली। दिस इज अगेन रिलेटिवली इजी, आपने अगर नंबर कैच किया होगा तो इंसाकॉग के बारे में अगर कोई भी खबर आए तो पढ़ लेना जरूर, क्योंकि इंसाकॉग इंडियन कोविड-19 वायरस जीनोमिक कंसोर्टियम है, जहां पे आपकी 54 लैबोरेटरीज है, 54 लैबोरेटरीज है टू स्टडी द जीनोमिक वेरिएशंस ऑफ कोविड-19। इससे मदद क्या मिलेगी, मैंने आपको बताया मदद क्या मिलेगी कि भैया कोविड-19 इन्फेक्शन अगर हो रहा है, किस वेरिएंट से हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, सभी चीजों में मदद आपको मिलेगी। और आपको ध्यान रखना है, एक मल्टी लैबोरेटरी, मल्टी एजेंसी, पैन इंडिया नेटवर्क बना रहे हैं, जहां पे हम लोग सीक्वेंसिंग कर रहे हैं कोविड-19 की। इसको फैसिलिटेट करता है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली, साथ ही साथ जो हमारा CSU है, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ये दोनों फैसिलिटेट कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, क्लियर। तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन इंसाकॉग। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज काफी चर्चा का विषय रहे हैं पिछले 1-2 सालों में। जैसे सिडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण हम लोगों ने देखा है बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीज आ रहे हैं। ठीक है, पार्डन मी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आ रहे हैं। तो सवाल उसी बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है ना, तो मैं कहूंगा दिस इज रादर अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। इट इज अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे इवन अगर आप पढ़ाई भी ना करो तब भी मैं एक्सपेक्ट कर लूंगा कि आप इसका जवाब दे दे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज वो जो कम्युनिकेट हो रहा है, कंटेजियस है ना। नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या है, नॉन स्टैंड अलोन है। ठीक है, तो कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और डायबिटीज, हाई शुगर। तो तीनों जो है, हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज, ये
एग्जाम्पल्स है क्या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के? आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसको जरूर सही जवाब दिया होगा इसका। द आंसर इज 1, 2 एंड 3। रिलेटिवली इजी है, ठीक है, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, सिंपल है। क्या कम्युनिकेबल है कि नहीं, ये बस सवाल पूछना है। जैसे इसके अंदर कोविड-19 डाल दूंगा तो हट जाएगा, है कि नहीं? कोविड-19 डाल दो हट जाएगा, दूसरे कम्युनिकेबल डिसीजेस है उसको डाल दो हट जाएगा, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इनफैक्ट इसकी एक लिस्ट बना लीजिए आपकी रेफरेंस के लिए, ताकि यहाँ पे अगर और भी ऐड भी हो जाए उसको आसानी से एलिमिनेट करना सीख ले, ठीक है। तो आंसर इज डी। अगेन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिसको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस भी, जो बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन और इट इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी थिंग्स। आपको ये नोट करना है, आपको ये नोट करना है कुछ चीज। अगर अगला क्वेश्चन दे दूं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में और उसमें मैं कहूं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। It can be because of genetic factors, it can be because of physiological factors, it can be because of environmental factors, it can also be because of behavioral factors। तो इसको नोट करना है, इसको नोट करना है कंपल्सरीली। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, can be because of physiological factors, it can be because of environmental factors as well as behavioral factors। जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई टेंशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस खाए जा रहा हूँ, बहुत सारा तेल खा रहा हूँ, बहुत सारा बटर खा रहा हूँ, घी खा रहा हूँ, राइट, मस्त छोले भटूरे खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा भैया? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना, हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको हार्ट की बीमारियां हो जाएंगी, डायबिटीज हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम क्या है? लाइफस्टाइल डिसीज है, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड। कई बार जैसे डायबिटीज कैन ऑल्सो बी जेनेटिक, या फिर जेनेटिक फैक्टर भी होती है, जैसे बीमारियां जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकती है कि एक पर्टिकुलर जीन की वजह से वो हो रही है, तो इन सभी चीजों से होती है। तो मेन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट की डिजीज हो गई, हार्ट अटैक्स, कैंसर, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी जैसे कि स्मोकिंग की वजह से हो जाती है, या फिर डायबिटीज, ये सारी एग्जाम्पल है। इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आजकल काफी चर्चा का विषय बने हो, दे हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलिएगा, डाइट के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, बैलेंस डाइट खाइएगा, डेली कंपल्सरी दिन में एक्सरसाइज करना ही करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ वीक आपको एक्सरसाइज करना है, योग कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। तो इससे आप अपनी कम से कम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच जाओगे। ऑलरेडी यार कोविड का टेंशन हो रहा है ना, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस तो मत करवा लीजिएगा, ये सभी लोग आपको कहते हैं ना। तो एंश्योर दैट यू डू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सभी को ये संदेश है मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं वो मोस्टली आपको लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिलियन डेथ्स लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में होती है बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते, या फिर जिसको हम लोग मैं कह सकता हूं नॉट एलिमिनेट पर से, जिसको हम लोग कम जरूर कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर, अपने बिहेवियर को सुधार कर, अपने एनवायरमेंट को सुधार कर, अपनी आदतों को सुधार कर, राइट। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आप सभी जानते हैं कि स्टडी IQ पे होली का सेल चल रहा है, ठीक है, होली का सेल चल रहा है। और हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, फाउंडेशन 1 बैच, लॉन्ग टर्म बैच 2025 के लिए, उसकी एडमिशन क्लोज हो रही है बड़ी जल्दी, 12 मार्च से क्लोज हो रही है। ये जो लॉन्ग टर्म बैच है सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल का ये प्रोग्राम आपका चलेगा, 1500 घंटों की आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड है, हर दिन घर बैठे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आइडियल है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है आप, अगर होम मेकर है आप, राइट, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आराम से अपनी जॉब के बाद क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन, जहां पे हो वहां पे, कहीं पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं, नो नीड टू रिलोकेट, नो नीड टू गो टू दिल्ली, नो नीड टू गो टू एनी अदर प्लेस, घर बैठे यू कैन अटेंड द क्लासेस। तो जल्दी मिलते हैं क्लासेस में, राइट। एनरोल करें, होली का डिस्काउंट लेने के लिए राहुल लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करें, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल अगेन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर ही, दिस इज अगेन कनेक्टेड टू अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। देखिए, विच ऑफ द बिलो आर, यहां पूछ रहे आर पार्ट ऑफ, कि ये भाग है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम के। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को कम करने की मुहिम छेड़ रखी है सरकार ने, और इसके प्रति अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग सब यूनिट्स इसके बने हुए हैं। तो आपको बताना है मुझे कि इनमें से जो नीचे आपको दिए गए हैं
इनमें कौन से उसके भाग है, आर पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो पहला आपके लिए ऑप्शन है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, दूसरा है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तीसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो 3 विकल्प है आपके पास, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बताइएगा हाउ डिड यू फेयर। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये तो काफी आसानी से आप टिक कर दोगे यस, है ना, क्योंकि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज तो है ही ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो आपके आपके जवाब में 3 तो जरूर होना चाहिए, है ना, 3 तो जरूर होना चाहिए। तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट हो गया, 3 होना चाहिए, मतलब इन तीनों में से एक हो जाएगा जवाब। अब नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, टोबैको भी वही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना, टोबैको की वजह से, तो टोबैको कंट्रोल करने के लिए तो आप इसको थोड़ा सा एजुकेटेड गेस करके जरूर यू कैन गो फॉर दिस, राइट, टोबैको कंट्रोल भी है। तो आपका केवल 3 नहीं है, तो आप इसको एक एलिमिनेट कर सकते हो, इधर दिस और दिस, इन दोनों में एक आ जाएगा। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड या फिर सबसे जो कंफ्यूजिंग है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राइट। अब इसके ऊपर बहुत डाउट हो सकता है, और इसीलिए आई वुड पुट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द मॉडरेट कैटेगरी, इसको थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में डाल देता हूं, है ना, इट इज मॉडरेट कैटेगरी। बट लेट मी टेल यू, दिस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी। इनफैक्ट चलिए मैं आपको लिस्ट दे देता हूं कि हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कौन से आते हैं। प्रोग्राम फॉर कंट्रोल, ये तो मैंने आपको बताया, डायबिटीज ये तो आसान है, इवन ब्लाइंडनेस, विजुअल इंपेयरमेंट ये भी है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पीपल, अगर ये विकल्प में हो ये भी सेलेक्ट करना है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस ये भी करना है, टोबैको कंट्रोल तो है ही जो मैंने आपको बताया था, कॉमन सेंस, ओरल हेल्थ प्रोग्राम भी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजुरीज भी है, इसके अलावा एक अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का प्रोग्राम भी बना हुआ है, इन जनरल अदर प्रोग्राम्स। तो ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट तो काफी आसान है, ब्लाइंडनेस के लिए, डेफनेस के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, एल्डरली बुजुर्गों के लिए जो प्रोग्राम है, इसके अलावा आपका ओरल हेल्थ के लिए, टोबैको कंट्रोल के लिए, पैलिएटिव केयर के लिए, साथ ही साथ बर्न इंजुरीज के लिए भी है। ये सारे आपको प्रोग्राम बने हुए सरकार की नेशनल नॉन कम्युनिकेबल कंट्रोल प्रोग्राम्स। ठीक है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ने इसको सही की जरूर किया होगा, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, कार टी सेल, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स, अ टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल टू फाइट कैंसर बाय चेंजिंग देम इन लैब। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, CARs are proteins that assist the T cells to recognize and attach a specific protein present on CAR cancer cells. दूसरा है, तीसरा स्टेटमेंट, T cells originate in the bone marrow and mature in thymus. Do attempt. Options 1, 2, 2, 3, 2 only, 1, 2 and 3. ठीक है, अटेम्प्ट किया, राइट। देखिए आपको ढूंढ निकालना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला बोल रहा है कार टी। अब आपको पता है टी सेल है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल टी सेल है क्या, आपने अपना इम्यून सिस्टम जरूर पढ़ा होगा। इम्यून सिस्टम में आपको 5 तरह के सेल्स आते हैं, राइट, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, राइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट का पार्ट है, लिम्फोसाइट्स आते हैं 2 तरह के, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, आपको पता है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो पहला स्टेटमेंट में अगर आप यहां पे इसको रीड करोगे, अ टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल, अटर नॉनसेंस चीज है ये, एकदम गलत, इसको ढूंढ निकालना है। तो भैया ये तो गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया, 1 तो मेरा गलत है, तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, भैया ये जवाब नहीं है, ये भी जवाब नहीं है, तो 2 तो विकल्प हट गए। अब आप 2 में ही उतर के आ गए, है ना। दूसरा है, अब दोनों में 2 तो है ही, मतलब कार्स आर प्रोटीन, कार का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। CARs are proteins that assist the T cells to recognize and attach to a specific protein present on cancer cells. ये स्टेटमेंट सही है, अगर आपने कार टी सेल्स के बारे में पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब सब कुछ बॉइल डाउन होता है थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर।
अभी थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि या तो 2 ओनली है तो 2 3 हो सकता है। 3 है टी सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन थाइमस। अगर आपने इम्यून सिस्टम को पढ़ा है, अगर आपने इम्यून सिस्टम को पढ़ा है, यू डू नो दैट कि भैया बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होते हैं बिल्कुल, टी सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो एंड दे ऑल्सो मैच्योर इन थाइमस। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 and 3 ओनली। दिस इज योर आंसर, ये भी गलत है। तो मैं इसको थोड़ा सा डाल दूंगा, आई वुड कंसिडर दिस टू बी मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन में ही डाल दूंगा इसको, मॉडरेट टू अ लिटिल टफ क्वेश्चन, मॉडरेट टफ क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने सही किया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? ठीक है, चलिए बात करते हैं इस कार टी सेल के बारे में। देखिए आप जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में 2 तरह के लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। एक आपको मिलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक आपको मिलता है टी लिम्फोसाइट्स, है ना। अब बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है क्या करते हैं, फिर बी सेल जो क्या करते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ना, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की तरफ से लड़ाई करते हैं। टी सेल क्या करते हैं, टी सेल्स हमारे बॉडी में अगर कोई इंफेक्शन हो जाए उससे लड़ते हैं, यानी कि अगर कोई इंफेक्टेड सेल है, समझ लीजिए कोई इंफेक्टेड सेल ऑलरेडी है तो उससे लड़ता है, या फिर टी सेल कैन ऑल्सो कॉल बी सेल। ये बेसिक आइडियाज आपको पता है ना टी सेल और बी सेल के बारे में। तो ये कार टी में किया क्या जाता है, कार टी में किया क्या जाता है कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जहां पे कोई जो पेशेंट है, पेशेंट की टी सेल को निकाला जाएगा, पेशेंट की टी सेल को डिराइव कर लिया जाएगा, और इस टी सेल को लेकर इस टी सेल के ऊपर एक एंटीजन रिसेप्टर लगाया जाएगा, दैट इज द कार रिसेप्टर। एक कार प्रोटीन इसके ऊपर लगाया जाएगा, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन। ये करेगा क्या, इस टी सेल को एक्टिवेट करेगा कि कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करे और उस कैंसर सेल को खत्म कर दे, उसको मार गिराए। दैट्स द बेसिक आइडिया। ये बेसिक आइडिया है कार टी सेल्स की। ये एक नई तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीन थेरेपी है, जहां पे हम लोग इस सेल को निकालते हैं, टी सेल को। अगर समझ लीजिए मैं पेशेंट हूं, मुझे कैंसर हो गया, तो मेरी टी सेल को डिराइव किया जाएगा, मेरी टी सेल को निकाला जाएगा, उस टी सेल को रीप्रोग्राम किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कार रिसेप्टर लगाया जाएगा, और कल्चर करेंगे, टी सेल का कल्चर करेंगे, और उस टी सेल को वापस मेरी बॉडी में डाल देंगे। तो मेरी बॉडी में अब इम्यूनिटी कुछ इस तरह से बनी हुई है, जहां पे कार टी सेल है, कार टी सेल में जो कार प्रोटीन है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन है, वो जाएगा, ढूंढ निकालेगा आपकी कैंसरस सेल को, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा, उसको खत्म कर दे। दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है, वो बेसिक आइडिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इनफैक्ट ध्यान दीजिएगा, ऑल लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल और बी सेल दोनों भी, ऑल लिम्फोसाइट्स दे स्टार्ट विद बोन मैरो, दे मैच्योर इन थाइमस। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है, ठीक है, क्लियर, राइट। कितने लोगों ने सही किया इसको? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कन्वर्शन थ्योरी। कन्वर्शन थ्योरी, अब ये एक प्रोसीजर है, कन्वर्शन थ्योरी या फिर कन्वर्शन थेरेपी, पार्डन में, कन्वर्शन थेरेपी ये है क्या? करंट अफेयर्स का भाग है अगेन, इनफैक्ट नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडिया, केवल भारत के बारे में कनेक्टेड नहीं, बहुत सारे देशों में इसके ऊपर चर्चा चल रही है, कन्वर्शन थेरेपी के बारे में। तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल है, कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ सवाल है जिनका आपको जवाब देना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ढूंढ निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट, पिटफॉल हो सकता था, ढूंढ निकाला हम लोगों ने। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कन्वर्शन थेरेपी इज अ प्रूवन साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग एन इंडिविजुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, मेनी कंट्रीज हैव ब्रॉट लेजिस्लेशंस लीगलाइजिंग कन्वर्शन थेरेपीज। दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। डू अटेम्प्ट, ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 nor 2। क्या है जवाब? चलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। पहला स्टेटमेंट है, कन्वर्शन थेरेपी इज अ प्रूवन साइंटिफिक प्रैक्टिस, कीवर्ड है, ऑफ चेंजिंग एन इंडिविजुअल्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब देखिए, आप जानते हैं
सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा होती है आजकल, जैसे LGBTQ राइट्स के बारे में बताते हैं हम लोग, लेस्बियन राइट, गे राइट्स, राइट, क्वियर राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स, इन सभी चीजों पे। इसलिए कहते हैं सेक्सुअलिटी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी मेडिकल प्रोसीजर, सेक्सुअलिटी इज बस सेक्सुअलिटी। ठीक है, अब कोई कहता है भैया व्हाई समवन इज गे, व्हाई समवन इज लेस्बियन, देयर इज नो मेडिकल थिंग अटैच टू इट, है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी को बदलनी है तो उसके लिए प्रूवन साइंटिफिक प्रैक्टिस है, यानी कि किसी तरह का सर्जरी हो सकता है, किसी तरह की प्रैक्टिस हो सकती है, एटसेट्रा। तो ये एकदम गलत है, इट इज नॉट प्रूवन, इट इज नॉट साइंटिफिक ऑल्सो, कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं, जैसे कन्वर्शन थेरेपी में ना, जैसे वो जो कहीं पे ले गए, राइट, कहीं पे चर्च में ले गए, कहीं पे मंदिर ले गए, दरगाह ले गए, वहां पे ले गए, आपको कुछ घास फूस वाली चीज चल रही है, मंत्र तंत्र ज्ञान चल रहा है, उससे कन्वर्ट करा देंगे, या फिर उससे कहेंगे कि भैया अगर गे है तो हम बदल देंगे, लेस्बियन है तो बदल देंगे, इस तरह की चीजें करते हैं। या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर बता देंगे, राइट, या फिर कोई हिप्नोटिक प्रोसीजर बता देंगे, ये सारी चीजें होती है, दे आर नॉट प्रूवन। तो ये तो गलत है। अब दूसरा है, मेनी कंट्रीज हैव ब्रॉट लेजिस्लेशंस लीगलाइजिंग कन्वर्शन थेरापीज। ये कंप्लीटली एब्सर्ड है, कंप्लीटली एब्सर्ड है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस चीज को जाने, क्योंकि इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में इन चीजों को बैन किया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बैन किया जा रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा, डी होगा क्या, नहीं, इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, आंसर होगा सी। कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। अब तक मुझे लगता है कि आप सभी ने अनुमान लगा लिया होगा कन्वर्शन थेरेपी है क्या। कन्वर्शन थेरेपी सबसे पहले एक, मैंने कहूंगा साइंटिफिक तो है ही, लेकिन एक सूडो साइंटिफिक तरह की, इसको अगर आप देखो सूडो साइंटिफिक कहते हैं, सूडो साइंटिफिक तरह, जहां पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदल दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदल दिया, फिर किसी तरह की सर्जरी की। क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि हम ब्रेन सर्जरी करेंगे, हार्मोनल कैस्ट्रेशन करेंगे, हार्मोन कम करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनके साथ खिलवाड़ करेंगे, कुछ करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, या फिर कुछ ड्रग्स देंगे, इस तरह की चीजें करेंगे और ओरिएंटेशन बदलेंगे, राइट। क्योंकि आज भी जैसे स्पेशली जैसे एटीट्यूड वही है कि अगर कोई कहे कि गे है या लेस्बियन है, क्वियर है, कुछ इस तरह की चीजें, तो लोग कहेंगे नहीं ये तो बीमारी है, इसको ठीक करना है, ले जाएंगे बाबा के पास। नहीं, ये यही वही है सूडो साइंटिफिक चीज, राइट। तो आपको समझना है कन्वर्शन थेरेपी इज नॉट साइंटिफिक, इट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट सूडो साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कंसेंसस नहीं है कि वो इफेक्टिव है। अभी फिलहाल देखिए, इट इज नॉट इवन इफेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे देश इसको बैन कर रहे हैं, 16 से भी ज्यादा देशों ने बैन किया है इसको, जैसे कि ब्राजील, कनाडा एटसेट्रा, इन्होंने बैन किया हुआ है, या तो फुल बैन लगा तो पार्शियल बैन लगा है। ऑल्दो जहां जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, अभी भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं ना, तो इवन जहां पे पार्शियल बैन लगा है ना, जहां पे लिखा हुआ है पार्शियल बैन, वहां पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बैन नहीं किया अभी तक, इस तरह की चीजें करने से, है ना, इस तरह की चीजें करने से उनको बैन नहीं किया, इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे यूएस में भी बहुत सारे राज्य हैं, यूएस में आप जानते हो 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनमें से कई स्टेट्स ने इसको पार्शियल बैन है, फुल बैन किया हुआ है। इनफैक्ट ये चर्चा का विषय इसलिए बना था कि तमिलनाडु इंडिया में पहला ऐसा राज्य बना है जो रूल्स लाया है अगेंस्ट कन्वर्शन, ध्यान रखना है, अगेंस्ट कन्वर्शन थेरेपी। ये कन्वर्शन रिलीजियस कन्वर्शन नहीं है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू और विद रेफरेंस टू ब्लैक डेथ। इस ब्लैक डेथ को आपने सुना होगा एक और नाम से भी, ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं इसको, ब्यूबोनिक प्लेग, या फिर कहा करते थे ब्यूबोनिक प्लेग। ये भी काफी चर्चा का विषय बना था कुछ महीनों पहले, ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग। इसके प्रति कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ढूंढ निकालना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्लैक डेथ रेफर्स टू ब्यूबोनिक प्लेग दैट स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप इन 14th सेंचुरी। दूसरा है, इट इज बिलीव टू बी कॉज बाय बैक्टीरियम येर्सिनिया पेस्टिस। इट इज बिलीव टू बी स्प्रेड बाय फ्लीज दैट वर कैरिड बाय रोडेंट होस्ट्स, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा आई वुड पुट दिस इन अ मॉडरेट कैटेगरी, क्योंकि अगर आपने इस चीज को पढ़ा है तो मुझे लगता है कि दिस वुड बिकम रिलेटिवली इजियर,
बट स्टिल पढ़ा भी है तब भी सेल्फ डाउट जरूर हो सकता है। सेल्फ डाउट किस लिए? क्योंकि नॉर्मल साइकी क्या होता है, अगर मुझे कोई चीज पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकते हैं। जैसे ब्यूबॉनिक प्लेग अगर आपने सुना भी होगा तो आपके दिमाग में डाउट आ गया, यार 14वीं सेंचुरी है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इन एरियाज को लेकर आप क्वेश्चन मार्क कर दोगे। दूसरा है, सर ये बैक्टीरियम ही है क्या, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अगर बैक्टीरियम है भी, मुझे इस बैक्टीरिया का नाम याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा इट इज स्प्रेड बाय फ्लीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कैरिड बाय रोडेंट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे। डिस्पाइट रीडिंग इट, बिलीव मी, डिस्पाइट रीडिंग इट, पढ़ने के बावजूद आप सोचोगे कि है कि नहीं, बट अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने रिवाइज किया होगा, तो बिल्कुल ब्यूबॉनिक प्लेग है 14th सेंचुरी में। इसके अलावा यही बैक्टीरिया है, वाई पेस्टिस इसको कहते हैं। बिलीव टू बी, इट इज बिलीव दैट इट इज स्प्रेड बाय फ्लीस, मक्खियां जो दे वर कैरिड बाय रोडेंट्स, फ्लीस बाय रोडेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जवाब होगा ऑल 3 आर करेक्ट। इसलिए मॉडरेट लेवल में डाला। पढ़ने के बावजूद बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि शायद रिकॉल नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, या फिर इतना डेप्थ में मुझे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो सकता है। आई डू अंडरस्टैंड। अब इसके लिए जान देखिएगा, ये कहा जाता है कि जो ब्यूबॉनिक प्लेग था इट केम अराउंड 1338 1339 अप्रोक्सीमेटली इन नदन किर्गिस्तान। इसकी शुरुआत हुई थी नदन किर्गिस्तान में, उसके बाद बहुत जगह पे स्प्रेड हुआ है, बहुत जगह पे स्प्रेड हुआ, बहुत जगह पे। इट स्प्रेड इन सो मेनी एरियाज, स्पेशली यूरोप में स्प्रेड हुआ, नदन अफ्रीका में स्प्रेड हुआ, एशिया में स्प्रेड हुआ, बहुत जगह पे। और आज भी पता नहीं कि कितनी डेथ्स हुई थी। अभी भी टफ हो जाता है एस्टिमेट करना हाउ मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स टू दिस ब्यूबॉनिक प्लेग, है ना, या फिर ब्लैक डेथ। ठीक है। अब ये कहा जाता है, जैसे मुझे याद है जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी जी, ओल्ड एज में दादाजी, मतलब ओल्ड एज में दादाजी ये कहा करते हैं कुछ इस तरह की चीज थी, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक डेथ के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस तरह की बीमारियां होती थी जहां पे चूहों से आती थी। अब क्या होता है कि जब भी बारिश होगी, जब भी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो भैया बारिश हुई तो चूहों ने अपने बिल बनाए हुए थे जमीन वमीन में। तो दादाजी कहा करते कि बारिश होने के बाद यार अब खेत में तो पूरा पानी चला गया, तो चूहों के रहने की जगह नहीं है, बिल में पानी चला गया, तो चूहे क्या करेंगे, चूहे आ जाएंगे भाग के घर में। अब जब घर में आएंगे, चूहे आएंगे साथ में बीमारी लेकर आएंगे, राइट, जिस तरह से। तो ऐसे ही स्टोरी मुझे याद आ गई, जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। ठीक है। तो इट इज बिलीव्ड कि इसका कॉज है एक बैक्टीरियम वाई पेस्टिस, और इसके अलावा इट इज कॉज बाय रोडेंट्स, ये कहा जाता है। ठीक है। और अभी तक पता नहीं कितने डेथ्स हुई थी, तो सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे इसकी सही थी। ऑलराइट, ठीक है। डिड यू गेट इट राइट? आई होप दैट यू गॉट इट राइट। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे आज का डिस्कशन थोड़ा सा रोक देते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। अलग अलग थीम्स हम लोग डिस्कस करने वाले। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए संदेश है, डू रिमेंबर होली का डिस्काउंट चल रहा है, हमारा होली सेल चल रही है। हमारा जो बैच 5 है 2024 के लिए फाउंडेशन बैच, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, अब सबसे अफोर्डेबल बैच है। 2024 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली 1000 घंटों की लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, एवरीथिंग। हर एक मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हर एक मॉड्यूल के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, एवरीथिंग टुगेदर एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस है ये, केवल 8 मार्च तक ये अवेलेबल रहेगा। तो जल्द से जल्द एनरोल करें, मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूले, राहुल लाइव, जहां पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं क्लास में। सी यू इन द क्लास वेरी सून, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट to follow me on social media @Rahul Sai 222. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।